बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रियोस्टेट। तो आज हम रियोस्टेट को असल में समझेंगे कि ये असल में चीज़ है क्या। आपकी बुक में वो सही बात लिखी नहीं है, तो आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आज आपको रियोस्टेट का असल मकसद समझ आए। ये बोर्ड के पेपर में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी बेटा, ये जो रियोस्टेट है ना, पहले तो इसका मतलब समझें, ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। पहली बात तो ये है, ये ज़रा तवज्जो करें, ये रियो लफ्ज़ निकला है रियो से और स्टैटी से निकला है। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा, रियो लफ्ज़ किससे निकला है? रियोस। और स्टैट का मतलब क्या है जी? स्टैटिस। याद रखेंगे ये जो रियोस्टेट है ना बेटा, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। और याद रखेंगे रियोस्टेट वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हाई स्टेबिलिटी और हाई एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है। अगर हम चाहते हैं ना हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले, चीज़ों की एक्यूरेसी ज़्यादा मिले, तो हमेशा हम ऐसी रजिस्टर यूज़ करते हैं जो कि वायर बाउंड हो। हालांकि हम इससे पहले भी तो एक रजिस्टर पढ़ के आ चुके हैं जिसका नाम था कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, लेकिन वो फिक्स थी। ये वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो बात समझ आई रियोस्टेट को हम क्यों यूज़ करते हैं? हाई स्टेबिलिटी और हाई एक्यूरेसी के लिए। तो रियो का लफ्ज़ किससे निकला? रियो से। और स्टैट का लफ्ज़ किससे निकला? स्टैटिस। तो अब बच्चे, ये जो रियोज और स्टैटिस है, ये ग्रीक लेटर है, ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ है। अगर आप रियोज को इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो विच मीन करंट। रियोज का मतलब क्या है? करंट। और स्टैटिस का मतलब क्या है जी? कंट्रोल। तो अब ये असल मतलब है बच्चे, रियोस्टेट का मतलब फिर क्या हुआ? इट इज़ अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। तो असल डेफिनेशन तो फिर इसकी ये बनी ना, इट इज़ अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। बड़ी अहम बात है बच्चे, इसको ज़रा नोट करें। रियोस्टेट का मतलब ही यही है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को कंट्रोल करती है, जो करंट को कंट्रोल करती है। अब ज़रा तवज्जो करें, आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी ना, इट इज़ अ वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का मकसद ही यही है कि करंट को कंट्रोल करे। देखना, जब ओहम लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा V = IR, I = V/R। जब रजिस्टर कम ज़्यादा होगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा, तो मेन मकसद तो रजिस्टर को कम ज़्यादा करने का यही है कि हमने करंट को कंट्रोल करना है। तो आज आपको पता चला कि रियोस्टेट का असल मकसद क्या है। इट इज़ अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम करंट कंट्रोल करते हैं। तो जी बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी मैंने वो भी लिख दी है। और असल इसका मतलब क्या है, ये मेन इसका थीम है, करंट कंट्रोल। ये पूरे लेक्चर में आपने इस बात को ज़हन में रखना है। अच्छा जी, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं बेटा। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? बेयर मैग्नेट वायर। बेयर कहते हैं नंगी। अब नंगी से मुराद ये है, आपने वायर यूज़ करते हैं ना, ये मिसाल के तौर पर आप पॉइंटर को वायर समझ लें, जो ऊपर प्लास्टिक का होल चढ़ा होता है ना, कवर चढ़ा होता है, आपने उस प्लास्टिक के कवर को उतार देना है। तो प्लास्टिक का कवर ना चढ़ा हो, जिस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र भी आ रहा है ना, ये जो वायर है, ये वायर, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं चढ़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर प्लास्टिक होगी तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में से तो करंट पास ही नहीं करता। तो यही वजह है कि हम वायर के ऊपर से उसको प्लास्टिक का कवर उतार देंगे। तो इसीलिए वो बुक वाला कहता है नंगी वायर है, मतलब बेयर मैग्नेट वायर। अब मैग्नेट क्या है बच्चे? ये अलॉय है, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, निकल, इन सारी चीज़ों को मिला के एक अलॉय बनता है जिसको मैग्नेट कहते हैं। अच्छा, ये मैग्नेट वायर ही क्यों यूज़ करते हैं? ज़रा उसकी वजह मैंने लिखी है बच्चे। ये 3 किस्म की वायर ना, जो कि वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर ज़्यादा यूज़ होती है। कौन कौन सी? नाइक्रोम की वायर भी यूज़ होती है, लेकिन हमारी बुक के अंदर क्या लिखा? मैग्नेट। आप नाइक्रोम वायर भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। मैग्नेट वायर, कॉन्स्टेंटेन, ये कॉन्स्टेंटन, ये भी एक अलॉय की एक टाइप है बच्चे। रेजिस्टिविटी नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये तीनों की, नाइक्रोम की, मैग्नेट की और कॉन्स्टेंटेन की, जो रेजिस्टिविटी होती है वो नियरली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैंने आपको बताया हुआ लास्ट लेक्चर में कि अलॉय जो होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। तो उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा क्या होता है?
0। और याद रखिएगा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना अल्फा, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, वो किसी भी मटेरियल की नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। अच्छा जी, तो इसका असल मकसद बताया, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई, और इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सी वायर यूज़ होती है वो मैंने आपको बताया। आइए चलते हैं जी इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जी बच्चे, ये आपको इस तरह 2 स्टैंड बने हुए नजर आएंगे आपको, और इसके ना 3 टर्मिनल्स होते हैं। रियोस्टेट के कितने टर्मिनल्स हैं जी? 3, A, B और C। मैंने C को अलग लिखा, मैं अभी बताता हूँ। ये जो A और B टर्मिनल है ना बच्चे, ये फिक्स टर्मिनल है। A और B टर्मिनल कौन से हैं? फिक्स। और C जो टर्मिनल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मूवेबल है। C टर्मिनल इज मूवेबल। तो ये MCQs भी आ जाता है। रियोस्टेट में कितने टर्मिनल्स हैं? 3, A, B और C। ये A टर्मिनल है, ये B है। जो C टर्मिनल है, A और B, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, जबकि जो C टर्मिनल है ना, ये इस तरह होता है, उसके ऊपर ना, जो कि आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, जिसको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो जी बेटा, रियोस्टेट की कितनी टर्मिनल्स होते हैं? 3, A, B और C। A और B फिक्स हैं और C मूवेबल है। अच्छा, अब जरा तवज्जो करें इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये 2 स्टैंड है, ये एक इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर ना ये वायर, ये जो आपको नजर आ रही है ना, इस तरह हमने वायर को लपेटा दिया हुआ है। ये देखें, ये बेयर मैग्नेट वायर है, जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर उतरा हुआ है। इस तरह एक सिलेंडर है, जिसके ऊपर हमने वायर को लपेटा हुआ है। तो जी बच्चे, अब होता पता क्या है, इसको हम आप ना A के साथ लिख लें। ये जो स्लाइडिंग, ये जो टर्मिनल है ना A, इधर से करंट इन होगा, तो A के साथ आप लिख लें करंट इन। इधर से करंट इंटर होगा, और ये यूं घूमता घूमता इसमें से जाएगा, वायर में से घूमता घूमता। ये आप देखेंगे ना, आपकी बुक में इसको कलर चेंज किया हुआ है। तो जब जैसे ही करंट आएगा, तो ये सीधा स्लाइडिंग टर्मिनल में चला जाएगा। तो जैसे ही A से करंट इन होगा ना, तो ये इस वायर से घूमता घूमता किधर जाएगा? C की तरफ, और C से यूं करंट आउट हो जाएगा। तो C के साथ आप लिख लें करंट आउट। तो आपने देखा कि जब हमने सर्किट के अंदर जोड़ना है, A फिक्स है और C मूवेबल है। तो जब भी आपने सर्किट के साथ 2 वायर्स अटैच करनी है ना, तो वो कौन सी करनी है? एक फिक्स होनी चाहिए और एक मूवेबल होना चाहिए। तो आपने A और C को सर्किट के साथ जोड़ना है, या B और C को जोड़ना है। एक फिक्स लेना है और एक मूवेबल लेना है, ये तो कंडीशन है ना। जब भी आपने सर्किट के अंदर जोड़ने हैं ना वायर्स, एक फिक्स लेना है, A, B में से जोन सा मर्जी ले लें, C को आपने लाजमी सर्किट के अंदर अटैच करना है। अच्छा बच्चे, आप बताएं मैंने क्या बताया था? रियोस्टेट क्या है? इट इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। इसको ज़हनों में बिठा लें अपने। तो बच्चे, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमने क्या पढ़ा हुआ? V = IR। अब करंट को कंट्रोल करना है ना आपने, ओहम लॉ क्या कहता है? V = IR और I = V/R। अब आपने किसको कंट्रोल करना है? करंट को। तो अब बच्चे जरा देखें कि करंट को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। करंट को कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं जी? 2। अब जरा नंबर 1 कौन सा है? पहला तरीका, एज अ वेरिएबल रजिस्टर। मैं फिर वही कह रहा हूं कि रियोस्टेट का असल मकसद ही करंट को कंट्रोल करना है। अब अगर मैं चाहता हूं करंट बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, और अगर मैं चाहता हूं करंट कम हो जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स ताल्लुक है। हाँ, ये बात ज़हन में रखें, उस वक्त V कांस्टेंट होगा, क्योंकि मैंने ओहम लॉ के अंदर बताया हुआ कि करंट V और R के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब मैं कहता हूं ना कि करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि V कांस्टेंट है, एक चीज फिक्स है। अच्छा जी, पहला यूज क्या हो गया? एज अ वेरिएबल रजिस्टर। और ये देखें, इसके जो 2 यूजेस है ना, आपको जरा इधर तवज्जो करें। पहला यूज इसका क्या है? रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब रियोस्टेट के 2 यूजेस हैं, और वो 2 यूजेस आए कहां से हैं? वो ओहम लॉ की इक्वेशन से आए हैं। V = IR, I = V/R। तो करंट को कंट्रोल करना है एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर, और V का मतलब क्या जी? एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब जरा तवज्जो करें,
असल मकसद करंट को कंट्रोल करना है और ये इसके दो यूजेस हैं, ये देखें। तो आइए हम वन बाय वन करके इसको देखते हैं जी बच्चा। तो पहला यूज है जी हमारा एज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो बच्चे अब एज ए वेरिएबल रजिस्टर में कौन कौन से टर्मिनल जोड़ेंगे, ए को और सी को। तो अब जरा देखें कि अगर मैं इसी चीज को ऐसे बनाता हूं, अब ये थ्योरी आपकी बुक में लिखी हुई है, आपने खुद ही अंडरलाइन कर लेना थ्योरी को। मैंने थ्योरी नहीं लिखी, मैं चाहता हूं कि आपको चीज समझ आ जाए, क्योंकि वो आप बुक से भी पढ़ लेंगे। ए और बी, अब जरा तवज्जो करें, ये ए टर्मिनल है और ये बी, ये तो दोनों फिक्स है, जबकि उनके ऊपर जो सी टर्मिनल है ना, ये वाला, दिस इज द मूवेबल टर्मिनल। सी क्या है बेटा, ये मूवेबल टर्मिनल है। अब जरा आप तवज्जो कीजिएगा बात के ऊपर कि जो टर्मिनल सी है वो मूवेबल है। अब वो कैसे मूवेबल है, जरा तवज्जो करें। अब ये थ्योरी आपकी बुक में लिखी है, मैं समझा रहा हूं, आपने अंडरलाइन कर लेना है। हमने जोड़ एज ए वेरिएबल रजिस्टर में हमने किस किस टर्मिनल को सर्किट के साथ जोड़ना है, ए को और सी को, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। ए टर्मिनल फिक्स है, यहां से करंट इन होगा और घूमता घूमता वायर में से सी में से आउट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन यूज नहीं होगा। अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी ए की तरफ आएगा, इफ द स्लाइडिंग टर्मिनल सी मूव्स टुवर्ड्स द ए, तो अब आप जरा गौर करें, जब ये सी ए की तरफ आएगा तो लेंथ कम नहीं होगी। तो बच्चे आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। आपको पता है ना कि रो तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या ताल्लुक है, डायरेक्ट। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। अब ये थ्योरी को आप अंडरलाइन कर रहे हैं कि अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी ए की तरफ आएगा, ए और सी को हमने, ए को और सी को, इसको हमने दोनों को उस सर्किट के साथ जोड़ा हुआ, कोई पंखा है, कोई लाइट है, जिसको हमने करंट देना है। अब उस करंट को हमने कंट्रोल करना है। वो कैसे कंट्रोल करना है, ऐसे कि अगर स्लाइडिंग टर्मिनल सी ए की तरफ आएगा तो ए और सी के दरमियान, ए और सी है ना, बी को नहीं देखना आपने, ए और सी के दरमियान लेंथ कम हो जाएगी। तो बच्चे जब लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। अब जरा देख रहे हैं कि जब स्लाइडिंग टर्मिनल सी ए की तरफ आएगा तो रेजिस्टेंस कम क्यों होती है, क्योंकि लेंथ कम हो रही है ना। तो जब ये देखें ना, जब सी टर्मिनल इधर आएगा ए और सी के दरमियान, जैसे जैसे इधर आएगा तो लेंथ कम होती जाएगी। तो जब लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो जरा इधर देखें, जब रेजिस्टेंस कम होगी करंट बढ़ जाएगा। तो करंट को कंट्रोल कर लिया ना, मकसद तो फिर वही हुआ कि इट इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। अच्छा, अगर मैं करंट को कंट्रोल कर लिया मैंने, अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी, अब जरा तवज्जो करें, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ठीक है। V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बच्चे, अब जरा गौर करें, अगर स्लाइडिंग टर्मिनल सी ए से अवे जाए, दूर जाए, तो क्या होगा, लेंथ बढ़ती जाएगी ए और सी के दरमियान। जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा। तो सर पता चला, जब हम रियोस्टेट को एज ए वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर यूज कर रहे हैं तो हम कर तो रजिस्टर को कम ज्यादा रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है, रजिस्टर को कम ज्यादा करने का मकसद करंट कम ज्यादा करना है। क्यों, क्योंकि इसका काम ही क्या है, इट इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। तो आपको ये थ्योरी की लाइन समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके दूसरे यूज की तरफ। इट इज यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अच्छा बच्चे, ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी है, एक सेल बनाया हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब जरा यहां से आपने बड़े अच्छे तरीके से बात को समझना है। इसके साथ मैंने एक लगा दी रजिस्टर, ये असल में एक रियोस्टेट ही है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनना है आपने यहां से, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर रट्टा मार देते हैं चीज का। एक सेल, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये तीन मैंने सेल लगाए हैं और सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जितने सेल बढ़ाते जाएंगे बैटरी बड़ी होती जाएगी। अब बच्चे जरा गौर कीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखें, एक सेल ये है ना, ये पहला सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ये दूसरा सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव की है, ये तीसरा है। अच्छा, मैं ऐसे भी तो जोड़ सकता हूं ना, एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ। पहले मैं आपको उल्टा बताता हूं, बाद में सीधा बताता हूं। तो जरा ये देखें, अगर मैं एक सेल का पॉजिटिव
उसी सेल के नेगेटिव से जोड़ दूं पॉजिटिव को नेगेटिव, तो आप देख रहे हैं कि सेंटर वाले सेल का तो कनेक्शन ही खत्म हो गया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सेल लगा ही नहीं। तो याद रखेंगे ये एमडी कैट के अंदर एमसीक्यूज भी आते हैं कि जब पॉजिटिव को, ये देखें ना पॉजिटिव नेगेटिव, जब हम इसको जोड़ेंगे, अब बच्चे इसका मतलब है कि इस सेल का तो मकसद ही खत्म हो गया सिरे से। तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे, जरा आप तवज्जो करें, हम नेगेटिव टर्मिनल को, पहले सेल का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, तो ये मैं इसको मिटा देता हूं, पहले सेल का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, तो ये कनेक्शंस पर भी आपने गौर करना है। तो आप जरा देखिएगा कि जब नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा ना, इसका पोटेंशियल है V1 V2 V1 V2 ये V3। तो एक सेल का नेगेटिव जब दूसरे के पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, दूसरे का नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि जब ऑपोजिट टर्मिनल अटैच होंगे ना, तो ये V1 V2 V3 ऐड हो जाएंगे। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव अटैच होंगे ना, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो सेल्स की ईएमएफ ऐड होती है। यानी कि जब ऑपोजिट टर्मिनल अटैच होंगे तो वोल्टेज जमा होंगे। तो अगर सेम टर्मिनल अटैच हों, यानी कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तो ये माइनस में होंगे, तो सेल की वोल्टेज नेगेटिव होती है। तो ये एमडी कैट के लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा अभी। फिलहाल आपने यही याद रखना है कि एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, इस तरह करने का मकसद क्या है, ताकि तीनों सेल के वोल्टेज ऐड होके एक बड़ी बैटरी के तौर पर काम करें। तो ये एक बड़ी बैटरी मसलन 10 वोल्ट की है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये बैटरी है 10 वोल्ट मिसाल के तौर पर। अब अगर ये पॉजिटिव है, अगर इधर 10 वोल्ट है ना, इसका मतलब है तो इधर भी 10 वोल्ट आ जाएंगे, और नेगेटिव का मतलब क्या है 0, तो इधर आ जाएंगे 0, ये 0 वोल्ट आ गए। तो यही तो है 10 वोल्ट 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिवाइड कैसे होता है ना, पोटेंशियल डिवाइडर हमने कहा, तो बेटा अगर ये 10 है तो नीचे क्या आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और एंड पे क्या आ जाएगा 2 1 और 0। तो इस तरह हम पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे 0 और 10 के दरमियान, जितने वोल्ट की बैटरी होगी उसका पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इस टर्मिनल को क्या कहेंगे, दिस इज टर्मिनल A एंड दिस इज टर्मिनल B, और एक स्लाइडिंग टर्मिनल भी था, वो कौन सा था भला, C इज अ स्लाइडिंग टर्मिनल। एज ए वेरिएबल रजिस्टर में हमने कौन से टर्मिनल यूज किए, A और C। पोटेंशियल डिवाइडर में हम कौन से टर्मिनल यूज करेंगे, B और C। तो ये बात आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है। तो B और C, अब B फिक्स है और C मूवेबल है, तो बेटा B और C के दरमियान जो आपका वोल्टेज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, V के साथ लिख देंगे BC। अब ये टोटल जो वोल्टेज है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है V, और A से लेके जो B तक की रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल R, और B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, दिस इज अ स्मॉल r। अब मुझे चाहिए B और C के दरमियान वोल्टेज, तो बच्चे ओहम लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V ओवर R। सो पोटेंशियल VBC अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। अब इधर मैंने स्मॉल r लिखा, भला बताएं क्यों, क्योंकि B और C के दरमियान देखें, ये कैपिटल R टोटल रेजिस्टेंस है, जो कैपिटल R है वो टोटल है, और जो B और C के दरमियान है ये स्मॉल r है। तो ये देखें मैंने क्या लिखा BC, तो VBC, I की वैल्यू पुट करवाएं, क्या हो जाएगा V ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r। तो इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे, VBC इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R, R को R के साथ मिला दिया इंटू V। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब इसके आगे दो केसेस निकलेंगे, वो कौन से, अब जरा तवज्जो करें कि अगर जो स्लाइडिंग टर्मिनल C, इफ द स्लाइडिंग टर्मिनल C मूव्स टुवर्ड्स द B टर्मिनल, अगर ये C टर्मिनल B की तरफ आना शुरू कर देगा, अब जो B और C के दरमियान जो स्मॉल r है ये कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल C मूव करता करता B की तरफ आएगा, तो आप मुझे बताएं ये 7 पे है, 6 पे, 5 पे, 3 2 1, तो आपका जो B और C के दरमियान रेजिस्टेंस है वो कम होते होते क्या हो जाएगी 0। तो इफ द
रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी जीरो। तो बच्चे अगर आर जीरो हो जाए तो आर जीरो जीरो ज़रा वी डिवाइड करेंगे सारा जीरो, तो बी और सी के दरमियान वोल्टेज आ जाएंगे जीरो। कब? अगर स्लाइडिंग टर्मिनल बी की तरफ मूव करेगा। अच्छा, अगर स्लाइडिंग टर्मिनल ए की तरफ मूव करना शुरू कर दे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे ना 7 से 8 पे चला जाए, 9 पे, 10 पे, तो फिर स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर के। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि इफ़ द स्लाइडिंग टर्मिनल मूव्स टुवर्ड द ए, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू, स्मॉल आर है बी और सी के दरमियान, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करवाएंगे तो आर से आर कैंसल, तो वी बी सी क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू वी। तो आपने देखा कि आपका जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वो जीरो और वी के दरमियान हो रहा है। इस वी का मतलब जितने वोल्ट की बैटरी है 10 वोल्ट, तो जितने वोल्टेज अगर मुझे चाहिए, देखें बैटरी है 10 वोल्ट की, मुझे चाहिए 5 वोल्ट, तो मैं क्या करूंगा? बी और सी को सर्किट के साथ जोड़ दूंगा जिसको मैंने वोल्टेज देने हैं। तो मैं सी टर्मिनल को उठा के 5 पे ले आऊंगा तो मुझे 5 वोल्ट मिल जाएंगे। अगर मुझे 6 चाहिए तो मैं सी को उठा के 6 पे ले जाऊंगा, अगर 7 पे तो 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9, तो जिधर जिधर मैं सी को मूव करता जाऊंगा उतने मुझे वोल्टेज मिलते जाएंगे। इसका मतलब मैं वोल्टेज को अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मैं वोल्टेज को डिवाइड करता हूं तो करंट कम, अगर वोल्टेज कम हो गए तो करंट कम होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि करंट का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। और ये ओहम लॉ के अंदर अगर आप समझना चाहते हैं वोल्टेज और करंट में फ़र्क क्या है, उसके लिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएं चैनल के, तो ओहम लॉ का लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। मैंने बड़े अच्छे तरीके से वोल्टेज और करंट का डिफरेंस बताया। तो बच्चे आई होप कि आज का लेक्चर ये रियोस्टेट आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर भी किया करें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।